Hello everyone, welcome to my YouTube channel. After 3 years, we will start a different subject. It's modern Indian history. क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल यही पढ़ रहा हूँ तो इसलिए मैं चाहूँगा कि यही डिस्कस करते हैं। मैं किसी टाइप का आपको ज्ञान देने के पीछे नहीं पड़ा हूँ। मेरा सिंपल सा ये है कि मैं आपको क्या क्या देने वाला हूँ अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करोगे तो। सिंपल सी बात है, आपको मिलेंगे एकदम सुंदर सुंदर स्लाइड्स, है ना? इस तरीके के स्लाइड्स जो आपको जनरली नहीं मिलते हैं, आपको बहुत बोरिंग लगता है स्लाइड्स देखने में, ठीक है? सुंदर सुंदर स्लाइड्स, इसका पीडीएफ पीपीटी आप जो बोलोगे मैं वो दे दूंगा। और टेस्ट लगाने के लिए आपको मिल जाएगा जेमिनाई का लिंक, जो कि इस वीडियो के होगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक, तो हम लोग शुरू करते हैं। और मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा मैं वो खुद देखने के लिए भी मैं बना रहा हूँ। मेरा ये पर्सपेक्टिव हमेशा से रहा है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं दोस्तों। वास्को डी गामा जो है वो भारत आए थे। डेट क्या था? 20 मई 1498 को कलिकट में पहुंचे थे। उनका पथ प्रदर्शक गुजराती एक थे, अहमद इब्न मजीद। ठीक ना? ये हम लोगों को नोट करना है, अहमद इब्न मजीद। यह जो है अहमद इब्न मजीद, यह जो व्यक्ति हैं वह इनको केप ऑफ गुड होप से भारत तक लेकर आए थे। ठीक, जब यह कलिकट पहुंचे, जब यह यहाँ यूरोप से कलिकट पहुंचे, इनका स्वागत जमोरिन ने किया, भव्य स्वागत किया, क्योंकि हमारा सिद्धांत है कि अतिथि देवो भव। जो अतिथि आते हैं वो हमारे लिए भगवान के समान होते हैं, इसलिए जमोरिन ने इनका खूब स्वागत किया। वास्को डी गामा भारत में रहा, वहाँ से इसने 60 गुना लगभग प्रॉफिट ज़्यादा कमाया। यह कहानी प्रचलित है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दोस्तों कि फ्रांसिस्को द अल्मेडा, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा, ये तीन कौन थे? तो यह तीन पुर्तगाली सत्ता के प्रारंभिक गवर्नर थे। जब पुर्तगाली आना शुरू हो गए, उसके बाद उन्होंने अपने गवर्नर जो थे वो यहाँ भेजे, यानी कि भारतीय। देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 ईस्वी में यहाँ आया। ठीक है, ये भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर था। इसकी जो पॉलिसी थी वह ब्लू वाटर पॉलिसी थी, कि इंडिया के बाहर जो भी सी है, अगर उसमें किसी को भी किसी टाइप का ट्रेड करना है, बिजनेस करना है, इफ़ यू वांट टू गो टू द ओशन, यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम पोर्टुगीज। आपको पुर्तगालियों से फिर परमिशन लेना ही पड़ेगा। ऐसी इनकी पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। लेकिन ये कहीं से भी सही मुझे तो नहीं लगा। आगे देखते हैं दोस्तों, अल्फेंसो डो अल्बुकर्क। यह 1509 ईस्वी में आया और ये अल्मेडा के बाद गवर्नर बना। ये इसके बाद बना, परंतु इसको कहा जाता है कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर कोई है तो अल्फेंसो डी अल्बुकर्क है। क्यों? क्योंकि उसने गोवा गोवा को बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से छीना। आप समझिए, गोवा एक स्टेट है आज। ठीक ना? और देखिए कितना डेयरिंग डेयरिंग इसने काम किया। एक आप देख सकते हैं यहाँ फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हार्मूज पर अधिकार कर लिया, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हार्म्यूज, जिसमें ईरान यूएसए का आज जो युद्ध चल रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हार्म्यूज को लेकर ही है। आप सोचिए कि अल्फेंसो डी अल्बुकर्क ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे अपना अधिकार कर लिया, कितनी बड़ी बात है ये। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो एक एक और आए थे, नीनो डी कुन्हा। ठीक ना? आप समझते हैं दोस्तों कि प्रमुख भौगोलिक खोजें, जैसे भारत खोजा गया, इसी तरीके से अन्य देश भी खोजे गए। और ये मैक्सिमम यूरोपियंस ने ही खोजा। क्यों यूरोपियंस ने खोजा? क्योंकि वहाँ पे पुनर्जागरण हो चुका था। वो लोग अब रिलीजियस एजुकेशन नहीं पढ़ना चाहते थे, वो लोग पढ़ना चाहते थे साइंस बेस्ड एजुकेशन। साइंस बेस्ड एजुकेशन जब वो पढ़ते थे तो वो आगे बढ़े, है ना? हम लोग धर्म में फंस कर रह गए। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा थे उन्होंने भारत की खोज की। स्पेन के जो यात्री कोलंबस थे उन्होंने अमेरिका की खोज की। सोचिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आज जो विश्व शक्ति बना हुआ है, एक समय ऐसा था जब लोगों ने उसकी खोज ही नहीं की थी। सोचिए, भारत को खोजने के लिए वो आए, वो अमेरिका तक पहुंच गए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका की खोज हुई। अब ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। हॉलैंड के तस्मान ने न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज की। समझिए आप, जैसे ये जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, इसी के सामने एक न्यूजीलैंड है और तस्मानिया है। ठीक ना? तो इस तस्मानिया का जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है?
तो न्यूजीलैंड को, तस्मानिया, इन्हीं ने खोजा है, हॉलैंड के तस्मान ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अगर हम लोग देखेंगे तो 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने अपना प्रथम दुर्ग स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसके बाद 2 साल के बाद 1505 में अंजीदीव एवं कन्नानौर में इन्होंने अपना दुर्ग बनाया था, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बाकी जो भी है वो पढ़ सकते हैं, वेरी सिंपल। एक बार आप घटना चक्र पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि बंगाल में पुर्तगालियों का प्रवेश कैसे हुआ। आज जिसे आप दिल्ली कहते हैं कि यह राजधानी है, यह कोई बहुत बड़ी चीज़ है, उस समय वह बंगाल था, क्योंकि बंगाल ही था ना उस समय राजधानी में। जो मेन हॉट जो मेन हॉट हॉट एंड हैपनिंग जो जगह थी वो बंगाल थी। तो बंगाल में पुर्तगालियों ने कैसे प्रवेश पाया, उसका हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की। पुर्तगालियों ने सबसे पहले गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त की, और फिर उसका दुरुपयोग करने लगे। हुगली का इन्होंने दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दिया बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट करने के लिए। जिसका परिणाम क्या हुआ कि मुगल बादशाह जो शाहजहां थे, उन्होंने कहा कि बहुत तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है अब। तो हम लोग मुगल बादशाह शाहजहां ने पुर्तगालियों की पूरी बस्ती ही नाश कर दी। अब हम लोग देखते हैं कुछ एक फैक्ट्स जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे। यह आए थे 1498 में और गए थे 1961 में, ठीक। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में वर्ष 1961 में गए। सोचिए कि भारत जब 1947 में आज़ाद हो गया था, उस समय गोवा आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक। उस समय यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? मैनुअल एंटोनियो वसालो द सिल्वा। एक मिनट, बैक हो जा भाई। आई थिंक ये स्लाइड बैक नहीं हो रहा है, तो मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं हम लोग कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई, ठीक। तो 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। यानी कि मर्चेंट्स का, ट्रेडर्स का एक ग्रुप था, जिन्होंने 60,000 पाउंड के आसपास रुपए इकट्ठा किए और एक कंपनी बनाई, मर्चेंट एडवेंचर्स, ठीक है। और दिसंबर 1600 ईस्वी को 15 साल के लिए जो क्वीन थे एलिजाबेथ, इन्होंने इनको रॉयल चार्टर दे दिया कि आप जाइए और व्यापार करिए, ठीक है। अब देखते हैं कि अंग्रेज जब भारत आए, ठीक है, अंग्रेज जब भारत आए, जहांगीर के समय में भारत आए, और उन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ खोली, ठीक है। तो 1611 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अस्थाई कारखाना खोला था। यानी कि वह जो कारखाना था उसे फिर जहांगीर ने तोड़ दिया था, ठीक है। फिर 1613 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम अस्थाई कारखाना खोला गया, ठीक है। और कलकत्ता बेसिकली 3 जगहों को मिला करके जॉब चरनॉक ने बनाया था। यह घटना चक्र में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। अब देखते हैं हम लोग कि जब इतने सारे यूरोपियंस भारत में आ रहे हैं, आप देखोगे पहले सबसे पहले पोर्टुगीज आए, ठीक है। उसके बाद डच आए, फिर इंग्लिशमैन आए, फिर डैनिश आए, फिर फ्रेंच आएंगे। तो जब इतने सारे यूरोपीय शक्तियाँ एक साथ आ रही हैं, तो आप सीधा सा बात है कि इनका इनके बीच युद्ध जरूर होगा ही होगा, ठीक है। आपसी युद्ध होना कंपलसरी है, लाइक कंपटीशन अगर हो रहा है तो युद्ध भी तो होगा। तो 3 एक युद्ध हैं जो आपको याद करना है, इसमें इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगा कि एक तो है ये स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध हुआ था 1612 में, ठीक है। यह हुआ था आपका 1612 में। आई थिंक मेरा जो माउस है आज वह नहीं काम करेगा। स्वाली का युद्ध हुआ था 1612 में। एक मिनट, अरे यार मैं बोल ही देता हूँ। उसके बाद दूसरा हुआ बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में। और बांडीवास का युद्ध ये हुआ था 1760 में। ये 3 युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों हमेशा पूछता ही पूछता है।
अब देखते हैं कि और तीनों युद्ध में अंग्रेज ही जीते थे। स्वाली वाले युद्ध में पुर्तगाल से जीते थे, बेदरा वाले युद्ध में डच से जीते थे, बांडीवास वाले युद्ध में फ्रांसीसियों से जीते थे। तीनों के तीनों युद्ध में अंग्रेज ही जीते थे। तभी अंग्रेज यहाँ पे टिके रहे लास्ट तक। समझ रहे हैं आप कि दे प्रूव्ड देयर पोटेंशियल, है ना। तो स्वाली का जो युद्ध हुआ ये इनके और पुर्तगालियों के बीच हुआ। तो 1661 में चार्ल्स द्वितीय का विवाह राजकुमारी कैथरीन से हुआ। तो इन्होंने बॉम्बे को, आज जो बॉम्बे सिटी है जहाँ एक डिसमिल जमीन लेना इम्पॉसिबल है, उसको इन्होंने 10 पाउंड में बेच दिया। आप समझिए, 10 पाउंड में इन्होंने दे दिया दहेज के रूप में। ठीक है। अब देखते हैं कि जैसे जब अंग्रेज आए तो इनका अपना अलग सोच, अलग धर्म, सब कुछ इनका करने का अलग तरीका। तो इनका कभी कभी मुगलों से इनका टकराव भी हुआ। तो कब कब हुआ यह देखते हैं। तो अंग्रेजों का मुगलों से सीधा टकराव 1688 ईस्वी को हुआ, जब बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने मुगलों के बंदरगाहों पर घेरा डाला। आप समझिए कि मुगल का जो, एक तो मुगल यहाँ पे पहले से इस्टेब्लिश्ड थे, तो उनका जो बंदरगाह था उस पे अंग्रेजों ने घेरा डाल दिया। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि मुगल जो थे वह मुस्लिम थे। तो ये हज के लिए जा रहे थे। ठीक। अब इन पर आप देखिए कि पश्चिमी तट पर मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का दुस्साहसिक प्रयास किया। यानी कि जो यात्री हज के लिए जा रहे थे, जो धर्म के काम के लिए जा रहे थे, उनको भी इन्होंने बंदी बनाया। तो परिणाम क्या हुआ इसका। तो परिणाम स्वरूप मुगल बादशाह औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को भारत से निष्कासित करने का आदेश दे दिया। यानी कि जब इनका बहुत ज़्यादा ड्रामा बढ़ गया, तब औरंगजेब ने जॉन चाइल्ड को बोला कि आप भारत से बाहर जाइए, निकलिए चुपचाप। ठीक है। अब कर्नाटक के कुछ एक युद्ध हैं जो फेमस है। बेसिकली नाम इनका कर्नाटक का युद्ध है, लेकिन ये कर्नाटक का युद्ध है नहीं, ये अंग्रेज और फ्रांसीसी का युद्ध यूरोप में चलता रहता है। तो वहाँ पे ये इंडिया में भी वो दिखता है। ठीक है। तो देखिए क्या है वैश्विक कारण। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के अधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ का विस्तार था। यानी कि ऑस्ट्रिया का कौन बनेगा उत्तराधिकारी, इस हुई है। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद ट्रीटी ऑफ एक्सला सपेल हुआ है। सेंट थॉम का युद्ध देखिए, एक्सला सपेल की संधि 1748 में हुई है। तो 1740 से स्टार्ट हुआ था कर्नाटक का प्रथम युद्ध, लेकिन 1748 में क्या हो गया, इनकी अंग्रेजों का और फ्रांसीसियों का हो गया, मतलब कि फिर से इनके संधि हो गई और मद्रास पे अंग्रेजों ने पुनः उनको प्राप्त हो गया। ठीक है। समझिए यूरोप में ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक ना, लेकिन इंडिया में इनकी संधि हो जा रही है। क्या ही चल रहा था देश में। अब देखते हैं ड्यूप्ले है। ठीक है। ड्यूप्ले की कुछ नीतियां थी जिस कारण अंग्रेज भारत में और भी जो यूरोपियन साम्राज्य आए हुए थे उनसे बेहतर इनकी क्या क्या नीतियां थी। तो सबसे पहला था कि यह प्रथम सेना वह बनी जिसने भारत के राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया अपने यूरोपियन सेना को। मतलब उन्होंने कहलवाया कि हमारी जो सेना है वह ज़्यादा इन्फीरियर है, इन्फीरियर नहीं सुपीरियर है, सुपीरियर टू इंडियन सोल्जर्स। तो आप पैसा दो और हमारा जो सेना है उसका आप लगाओ अपने यहाँ पे। और इन्होंने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और साम्राज्य की नींव रखी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। समझिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। और इनकी जो कंपनी थी, इनका नाम था कंपनी, एक फ्रेंच नाम है, तो प्रोनाउंसिएशन डेफिनेट सा बात है कि मुश्किल होगा। कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलिस, और इसके संस्थापक थे फ्रांस के सम्राट लुई 14। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वह एक पब्लिक, यानी कि गवर्नमेंट सरकारी कंपनी थी। तो प्रकृति फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। यानी कि यह एक स्टेट कंट्रोल्ड कंपनी थी। अब फ्रांसीसी व्यापारिक कोठियों का विस्तार। तो 1667 ईस्वी में फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ। ठीक है। और 68 में इन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला और गोलकुंडा के सुल्तान से अधिकार प्राप्त किया इन्होंने 1669 में। फिलहाल तो यही पूछता है।
अब देखते हैं थोड़ा सा डचों के बारे में। तो डच मुख्य रूप से 3 जगहों पर बसे हुए थे। वो उनका फ़ोकस जो था वो इंडोनेशिया तरफ था। यहाँ पे भारत में उनका ज़्यादा फ़ोकस नहीं था। तो एक तो पीपली है, एक बालासोर है, एक चिनसूरा है। बालासोर आपको पता है कि उड़ीसा की तरफ है, पीपली मध्य प्रदेश की ओर है, पीपली कहीं और है। तो देखिए पीपली, डचों की बंगाल में पहली कंपनी 1627 ईस्वी में स्थापित हुई पीपली में। देखिए डचों की पहली कंपनी कब स्थापित हुई? 1627 में। ठीक है। उसके बाद पीपली के कुछ दिनों के बाद डच बालासोर चले गए। उसके बाद ये बालासोर चले आए। फिर चिनसूरा सबसे महत्वपूर्ण। बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में चिनसूरा में कंपनी स्थापना के साथ शुरू हुआ। ठीक है। अब देखते हैं हम लोग दोस्तों कि प्रमुख व्यापारिक वस्तुएं यानी कि बिहार का क्या महत्व था, बिहार से उनको क्या क्या मिलता था। ये वाला बिहार नहीं, बिहार उस समय बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल पूरा मिला करके एक था। देखिए, तो सबसे पहले उनको मिलता था ये सोरा, बम बनाने के लिए सोरा इस्तेमाल करते थे। ठीक है। फिर अफीम, अफीम नशा। ठीक है। अब देखिए ग्रैंड समरी, शक्तियों के आगमन का क्रम कि कौन सी शक्ति कब आई। ठीक है। तो इसका बहुत मस्त ट्रिक हम यूट्यूब में देखे हुए हैं, जो हम भैया हमको बताते हैं। पी डी, अरे यार, ई और डी, बेसिकली ये पीडीएफ है। ठीक है। जैसे पीडीएफ होता है उस तरीके से यह पीडीएफ है। तो PDEDF, PDEDF पुर्तगीज, डच, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन और फ्रांसीसी। ठीक है। और सबका आगमन है, लेकिन इन्होंने कंपनी स्थापना अलग तरीके से की थी। कंपनी स्थापना किस तरीके से की थी यह देखते हैं हम लोग। तो कंपनी इन्होंने सबसे पहले पुर्तगाली, ठीक है, फिर उसके बाद डच, फिर ये अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। ठीक है। अब देखते हैं इसका। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अंग्रेज डच के बाद आए थे, लेकिन उन्होंने पहले कंपनी स्थापना कर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह पहले हो गई थी 1600 ईस्वी में। तो पुर्तगाली कंपनी जो थी, एस्तादो द इंडिया, पुर्तगाली कंपनी जो थी एस्तादो द इंडिया, यह कब स्थापना हुआ इसका? 1498 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। और पांचवी फ्रांसीसी कंपनी 1664 में। इसका ट्रिक ये है कि 1498 तो याद ही रहता है। अंग्रेज डच से 2 कदम आगे निकल गए 1600 ईस्वी, डच 2 कदम पीछे हो गए 1602। ठीक है। डेन जो है वो 1616, और 16 का मल्टीप्लाई 4 से 16 को 64। तो ऐसे याद रहेगा। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है। तो कौन संबंधित है? अल्मेडा। ठीक ना। उसके बाद देखते हैं मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले कौन थे। सबसे पहले मध्यकाल में भारत से किसने संबंध स्थापित किया था? पुर्तगालियों ने। और वास्को डी गामा कब आया था? 1498 में। चलिए दोस्तों, ये मेरा फर्स्ट आफ्टर मतलब 2-3 इयर्स है, तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा कंफर्टेबल होने में, वीडियो में आने में और अच्छे से एक्सप्लेन करने में। आई होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, उसमें जेमिनाई का लिंक मिलेगा, और फीडबैक कमेंट करिए।